अरे ऐसे ना जाओ भाई। 50 ठो सेटिंग होती है। एक भी सेटिंग कहीं गड़बड़ हो जाती है तो क्लास लाइव होने में समय लग जाता है। आई थिंक अब आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे होंगे बट मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे क्योंकि आज मैं हूँ मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। क्या गजब मूवी थी। आप लोगों ने देखी है? चलिए तो फिलहाल आई थिंक आई एम लाइव और थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। आज क्लास नहीं होगी शायद। यार निगेटिव क्यों सोचते हो? अगर थंबनेल लगा है, सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन गिवन है तो मतलब क्लास तो होनी ही है। क्लास होगी और क्लास हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं आज के करेंट अफेयर्स की ओर। थोड़ा सा डिले हुआ, टेक्निकल टीम हमारी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सो जाती है सुबह सुबह। तो वो कुछ का इवेंट का मतलब किसी इवेंट की मुझे दे देती है, मेरी इवेंट की किसी को दे देती है, तो हम पता लगा कहीं और लाइव हो गए। आई थिंक आई एम लाइव। ठीक है, आवाज़ आवाज़ आ रही है सबको? सब बढ़िया भोकाल है एकदम। अब तो एकदम सब सही लग रहा है मुझे। चलो शुरू किया जाए आज का करेंट अफेयर्स। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलीबोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लाइव हैं और तारीख है 24 दिसंबर और आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कल भी आपका करेंट अफेयर 9 बजे ही आएगा और फिर मंडे से हम लोग से कोशिश करेंगे कि 7 बजे आने लगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से और बड़े लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरी आंख जो है वो थोड़ा सा पहले से बेटर बिहेव कर रही है। हर रोज मुझे इसमें एक थोड़ा आंख है तो चीजें थोड़ा धीरे धीरे सही होती हैं, लेकिन फिर भी सही हो जाएगा। आप लोगों ने अभी रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजों की अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेगी। अब बारी है आज के हमारे हेडलाइंस की। आज के हमारे हेडलाइंस में है सबसे पहले 23 दिसंबर को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। दिव्या हेगड़े ने नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीता। हरजिंदर सिंह बने ओलंपिक के लिए भारत के सेव डी मिशन। एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक से किया संतोष। भारत की अनाहत सिंह ने जीता जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री जनधन खातों ने पार किया 44 करोड़ का आंकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बनारस डेयरी काशी संकुल का शिलान्यास। पंकज अडवाणी ने जीता अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। तमिलनाडु सरकार ने किया मदुरई के लिए एक शहरी विकास प्राधिकरण का गठन। यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा शीर्ष देश बना भारत। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया। दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा केजरीवाल जी की मुहिम। और अब बारी है प्रीवियस डे रिवीजन करने की। प्रीवियस डे रिवीजन में भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जैसा कि पता है कि ये रामानुजम जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, तो हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 20 से लेकर 25 दिसंबर तक। ये कब से कब तक मना रहे हैं? 20 से 25 दिसंबर तक। हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? वो है कार्ल नेमर। कल जब मैंने यहां पर आपको एक चीज पढ़ाई थी सुशासन सप्ताह, तो मैंने आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बताया था। और कल मैंने आपको एक इंडेक्स जो था उसका वैल्यू जो था वो मुझसे मिस हुआ, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स, ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग जो है, शायद मैंने 66 बता दिया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, उसको 71 कर लीजिएगा। ये करेक्शन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे दिमाग में रहा हो, मैंने 66 बोला उसको, लेकिन वो 71 है ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग रहा है वो कितना रहा है? वो 71 रहा है, ठीक है। आगे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सही है, कार्ल नेमर। और चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वो है प्रदीप कुमार रावत। उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर 16 पदक जो हैं वो भारत ने जीते हैं। किस राज्य ने नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा शुरू किया है। वहां एक इंटीग्रेटेड कमांड बना दिया है ताकि जो ट्रैफिक रूल है उनको देखा जा सके। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
लगातार अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए सेल को तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मीडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो देश का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर, ये आपके एनवी रमन्ना जी का ब्रेन चाइल्ड है, उनके दिमाग की उपज है, ये आपका खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा के निर्माण की घोषणा की है? तो दैट इज नागालैंड। 2021 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ब्रिटेन की यानी यूके की एमा राधाकानु। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्योत्सव का स्थान दे दिया है? दैट इज पंजाब। और किस देश ने स्वदेशी बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान। बाबर मिसाइल पाकिस्तान की ही है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो जीता है वो जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने 1% आरक्षण की घोषणा जो है वो अपने यहाँ राज्य में कर दी है। ऐसा हाईकोर्ट के निर्णय के बाद किया गया है। भारत ने कहां से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ओडिशा से। 2002 के गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज का निधन हो गया? जीटी नानावटी का भी हाल ही में निधन हो गया था। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी की, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल बहुत थोड़ा था, कुछ महीनों के लिए ही था। वो महान किसान नेता थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो किसानों को लेकर के उन्होंने काफी सारे काम किए। इसलिए हर साल उनकी जयंती 23 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कई किसान हितैषी नीतियां अपनाई थी, और वह 28 जुलाई 1979 से, कब? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की थी। इसके अलावा हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ में हुआ था, जबकि उनकी जो मृत्यु हुई वो 29 मई 1987 को हुई। भारतीय लोकदल पार्टी से वो बिलोंग करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे डेज हैं जो विभिन्न आपके फेमस लीडर जो हुए, जो आपके ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनके ऊपर आधारित है। जैसे सबसे पहले जनवरी से लेकर हम लोग दिसंबर तक जाएंगे तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासीय भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे और उन्हें सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय माना जाता है। इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ये भी आपके पहले भारतीय कमांडर इन चीफ KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार भारतीय सेना की कमान किसी भारतीय को मिली थी। 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सर्वोदय दिवस, और इसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं सर्वोदय दिवस, और इसी दिन महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था, इसलिए इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा शहीदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। शहीदी दिवस, जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं शहीदी दिवस के रूप में। इसे भी शहीद दिवस बोला जाता है, लेकिन इसे शहीदी दिवस कहीं कहीं लिखने को मिलता है, कहीं कहीं पर शहीद दिवस मिलता है। 23 जनवरी को इस बार घोषणा की गई कि मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस इसलिए मनाएंगे क्योंकि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। ये किसकी जयंती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। ये जो मैं डे लिख रहा हूं ना, इनमें से एक ना एक आपके पेपर में जरूर आएगा। 23 फरवरी को क्या मनाते हैं, कोई बता सकता है? 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाएंगे। यहां 23 फरवरी नहीं, इसे 28 फरवरी कर लीजिएगा, क्योंकि 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्मदिन नहीं, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है।
21 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाते हैं 21 मई को? क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। 1 जुलाई को याद रखिएगा, हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों? क्योंकि इसी दिन देश के पहले डॉक्टर माने जाने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की जयंती है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की जयंती है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस जो है ये राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है। ये राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है। ये राजीव गांधी जी की क्या है? जन्मतिथि है, इसीलिए सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। किसकी जयंती है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंजीनियर दिवस, नेशनल इंजीनियर डे। इंजीनियर डे एम विश्वेश्वरैया जी की, एम विश्वेश्वरैया, ये भारत का पहला इंजीनियर माना जाता है। 31 अक्टूबर आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये सरदार पटेल जी की जयंती है। किसकी जयंती है? सरदार पटेल जी की जयंती है। 10 नवंबर को राष्ट्रीय समेकन दिवस या नेशनल इंटीग्रेशन डे। राष्ट्रीय समेकन दिवस क्यों? क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती है। किसकी जयंती है? इंदिरा गांधी जी की जयंती है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कुछ लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती को लेकर के ये मनाया जाएगा और ये इसी साल से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती। 22 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी कि आपका मैथमेटिक्स डे। ये हमने कल ही चर्चा किया था। और 23 दिसंबर को हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाते हैं? रामानुजम जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस, ये सारे के सारे ऐसे डेज मैंने आज आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी जो है वो किसी ना किसी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, किसी ने व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसमें एक मेरे से छूट गया है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस तो ले लिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको? अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल जी की उपस्थिति में जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कोई बता सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कब मनाई जाती है, या अंत्योदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है, ये बता सकता हूं मैं। सर मैं आपकी क्लास डेली अटेंड नहीं कर पा रहा, मोटिवेशनल खत्म होता जा रहा है। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन तो खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, जाओ थोड़ा सा प्यार व्यार कर लो किसी से। अरे माँ बाप से कर लो, उससे भी चल जाएगा। हाँ, 31 मई भी तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो फिलहाल अंत्योदय दिवस मैं जानना चाहता हूं, देखो किसको याद है। सर आंख में क्या हुआ है? यार आंख में हल्का सा कुछ डैमेज हुआ है, नसों में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो जो लेवेटर मसल्स है वो काम नहीं करती है, अब धीरे धीरे कर रही है। ओके, कुल 25 सितंबर बता रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर। 25 सितंबर। अरे बता तो दिया पराक्रम दिवस, तुम देखते नहीं हो। 23 जनवरी बताए तो है पराक्रम दिवस, तुम देखते नहीं हो दत्ता, तुम अपनी ही धुन में रहते हो। आगे चलते हैं। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज का आपको पास आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज को। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? अब आप ये समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है और ये किसने जीता है। तो ये हम लोग ऑप्शन से चर्चा कर लेते हैं। सिमोना बाइल्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। सिमोना बाइल्स को क्या दिया गया? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। उल्टा हो गया। एमआर राधाकानु को यह दिया गया है। सिमोना बाइल्स को जो है वो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। सिमोना बाइल्स में कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। अवनी लेखारा को अभी हाल ही में जो पैरालंपिक अवार्ड्स फंक्शन हुआ उसमें बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड दिया गया। अब बच जाती हैं दिव्या हेगड़े। अब दिव्या हेगड़े के बारे में बात करते हैं।
दिव्या हेगड़े हैं कौन और उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है। जैसे कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि यूएन वीमेन्स अवार्ड है, यानी कि पुरस्कार महिलाओं को ही दिया जाएगा और लीडरशिप कमिटमेंट के लिए दिया गया है, क्योंकि दिव्या हेगड़े जो हैं वो बेरू इन्वायरमेंटल सर्विसेज की हेड हैं और ये संस्था जो है ये आपकी काम कर रही है कर्नाटक में। ये आपकी संस्था कहां पर काम कर रही है? कर्नाटक में काम कर रही है। सर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको अवार्ड मिला? एक्चुअल में ये जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज को लेकर के काम कर रहे हैं, साथ साथ इन्होंने लैंगिक समानता को लेकर के भी काम किया है और उसका बहुत अच्छा खासा असर उनके कर्नाटक में, जहां पे उडीपी में ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पे देखने को मिला है। इसलिए इनके वर्क को लीडरशिप कमिटमेंट के रूप में नामित किया गया है। आप अगर इन्हें देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। ये है दिव्या हेगड़े, इनकी संस्था का नाम याद रखिएगा, बेरू इन्वायरमेंटल सर्विसेज। जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे लगा यार दिव्या नाम की कोई और भी थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था। फिर मुझे याद आया, हाँ दिव्या कर्नाड का नाम मैंने सुना था। ये मरीन बायोलॉजिस्ट थी दिव्या कर्नाड और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिनको फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पुराना करंट अफेयर्स है बट कंफ्यूज मत होइएगा। ये डॉक्टर दिव्या कर्नाड है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी अशोका यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट और मरीन बायोलॉजिस्ट थी। इनको ये अवार्ड ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। अवार्ड जरूर 26 फरवरी 2019 का है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ये फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है, क्योंकि आजकल पुराना भी पूछ लेता है। और जब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे कर्नाटक की ही एक और चीज नजर आई। कर्नाटक में है एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती हैं तुलसी गौड़ा, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इनसे किसी भी पौधे के बारे में पूछिए, किसी भी जंगल के बारे में पूछिए, ये आपको सब कुछ बता देंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसी गौड़ा जो अभी जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वे किस जनजाति से संबंधित हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा, हलक्की जनजाति से संबंधित है। वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? वो हलक्की जनजाति से संबंधित है। सर वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ये देखने को मिलेगा ये भी आपकी कर्नाटक से ही बिलोंग करती हैं। ये भी आपकी कहां से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से ही बिलोंग करती हैं। कर्नाटक रिजर्व फॉरेस्ट जो है, कर्नाटक का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें ये काफी समय से एक तरह का परमानेंट ज्वाइंट मेंबर के रूप में कार्य कर रही हैं। 72 वर्ष की हैं, कर्नाटक की बिलोंग करती हैं। सोशल वर्क और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए तुलसी गौड़ा को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड में कुछ और अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि यूथ लीडरशिप अवार्ड जो है ये जीता गया पल्लवी शेरिंग द्वारा। वैसे आपको वही याद रखना है दिव्या हेगड़े वाला, लेकिन आप इसको पढ़ जरूर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस अवार्ड ये किया गया, नेटवेस्ट ग्रुप को दिया गया। जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लेस अवार्ड ये धर्मा लाइफ को दिया गया है। धर्मा लाइफ मुझे लगता है कि ये कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट और पार्टनरशिप अवार्ड जो है द वेरी ग्रुप को दिया गया। वैसे आपको ये नहीं याद करने हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आप जब न्यूज पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ो। ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग अवार्ड जो दिया गया वो बायोकॉन लिमिटेड को दिया गया। एसएमई चैंपियन अवार्ड जो है वो नमिता विकास को दिया गया है। तो हमें क्या याद रखना है, यूएन महिला पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए दिव्या हेगड़े को। किसको दिया गया? दिव्या हेगड़े को। वैसे ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। यहां पर हमने 2 पुरस्कारों की और चर्चा की, दिव्या कर्नाड फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड, तुलसी गौड़ा कर्नाटक से बिलोंग करती है, हलक्की ट्राइबल। इसके अलावा अभी हाल ही में कल भी मैंने आपसे ये अवार्ड चर्चा किए थे कि बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर पैरालंपिक अवार्ड अवनी लेखारा को गया। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द अवार्ड सिमोना बाइल्स को, यूएसए की हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। रामानुजन प्राइज अभी नीना गुप्ता को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन असमिया के लेखक। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे कोंकणी। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सबसे बढ़िया गोल्ड मेडल बिहार को मिला। वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अंजू बाबी जॉर्ज को। डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड हरित क्रांति के हरित क्षेत्र में वी प्रवीण राव को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रथम नाम की संस्था है रुक्मणी बनर्जी की, इनको अभी हाल ही में ईदान प्राइज भी दिया गया था। टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अनीता देसाई प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखक। और BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण और BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया एमा राधुकानु को। एमा राधाकानु कहां से है? एमा राधाकानु याद रखिएगा ये ब्रिटेन से है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसे पर्यावरण के नोबल के रूप में भी जाना जाता है, दैट इज नोन एज
टाइलर प्राइज। ये कैसा जाना जाता है? टाइलर प्राइज के नाम से इसे जाना जाता है। 2021 के पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर ग्रेचन सी डेली और पवन सुखदेव जी को दिया गया था। पवन सुखदेव और आपका डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को दिया गया था। पवन सुखदेव से जुड़ी हुई एक जानकारी, पवन सुखदेव की अगर हम बात करें तो ये आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और वर्तमान समय में विश्व की एक बड़ी संस्था, मैं जानना चाहता हूं कि आप उसका नाम मुझे बताएं, विश्व की एक बड़ी संस्था जिसका जो एम्बेलम है वो एक पांडा है, एक ब्लैक कलर का पांडा है, उसके ये डायरेक्टर जनरल हैं। क्या आप बता सकते हैं पवन सुखदेव वर्तमान समय में किस संस्था के डायरेक्टर हैं? ठीक है, हाँ जी, बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया है सिमोना बाइल्स को, बिल्कुल सही बात है। ये वर्तमान समय में किसके हेड हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो नेचर के लिए काम करती है, और वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो संस्था है उसके डायरेक्टर जनरल भी हैं। वर्तमान समय में पवन सुखदेव WWF के महानिदेशक भी हैं और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। तो आई थिंक काफी सारी जानकारी आपको इस न्यूज से मिली। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन क्या होता है? देखिए, सेफ डी मिशन का मतलब होता है एक तरह का पूरी तरह से इंचार्ज। फ्रांसिस वर्ड है और 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक है, कई सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि कौन भारतीय टीम में कितने लोग जा रहे हैं और उसमें किसको अपॉइंट किया गया है। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर पर जो आपको ये भाई साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है हरजिंदर सिंह। इनका नाम क्या है? हरजिंदर सिंह। इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको इंचार्ज बनाया गया है जो हमारी टोक्यो कह रहा हूं, शीतकालीन ओलंपिक, यानी कि जो आपका विंटर ओलंपिक आपके कहां पर होने वाले हैं? बीजिंग में होने वाले हैं 2022 में। उसके इंचार्ज बनाए गए हैं किसके? बीजिंग ओलंपिक के। अब हमारी तरफ से कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है? अफसोस कि हमारी तरफ से केवल एक खिलाड़ी जो है जम्मू कश्मीर से, उन्होंने ही यहां पर टोक्यो बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, आपके शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा, बगल में ये तस्वीर किसकी है? आप इन्हें पहचानते हैं? ये तस्वीर किसकी है? ये कौन है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये है नरिंदर ध्रुव बत्रा। ये कौन है? नरिंदर ध्रुव बत्रा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के हेड है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी यही हेड है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के भी हेड हैं और आपके डायरेक्टर जो हैं वो IOC के भी हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब तुम जाओ अपनी ये शीतकालीन ओलंपिक वाली टीम लेकर, कहां जाओ? बीजिंग जाओ। अब यहां पर कई प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे जो आपका 2022 का शीतकालीन ओलंपिक है उसके लिए हमारे इंचार्ज कौन होंगे? हरजिंदर सिंह होंगे, ये तो बन ही गया। इसके अलावा आपको बताना है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है? वो भी आपके हरजिंदर सिंह हैं। अब यहां पर कौन सा ओलंपिक होने जा रहा है? ये आपका 24वां ओलंपिक होने जा रहा है, शीतकालीन ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक होने वाला है? 24वां ओलंपिक होने वाला है। ये आपका कहां पर होगा? बीजिंग में होगा। ये 2022 ओलंपिक है। सर इसके बाद 25वां ओलंपिक कहां पर होगा? 25वां ओलंपिक जो है वो मिलानो कॉर्टिना में होगा। ये आपका कहां पर होगा? मिलानो कॉर्टिना में होगा, जो कि 2026 में होगा। 2030 के ओलंपिक की अभी घोषणा नहीं की गई है। इसका आयोजन 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। कहां पर? बीजिंग में। लेकिन भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जाएंगे इस पैरालंपिक, इस क्या निकल रहा है बार बार, विंटर ओलंपिक में खेलने के लिए। विंटर ओलंपिक तो सेट ही नहीं हो रहा मुंह में। तो बीजिंग गेम जो है वो 24वां एडिशन है, लेकिन कुछ देशों यानी कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, कनाडा ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक में। क्यों? क्योंकि यहां पर ह्यूमन राइट का वॉलेशन होता है। चाइना वाले जो हैं वो उइगर मुसलमानों के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह रहे हैं हम ना जा, तुम खेल लो जैसा खेलना है तुमको। तो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया और कनाडा, ये 5 देश ऐसे हैं जो यहां पर बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुम टेंशन न लो, मैं आ रहा हूं तुम्हारा उद्घाटन करने। तो देश की तरफ से आरिफ खान एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो शीतकालीन ओलंपिक में खेलने जाएंगे। विश्व का पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में खेला गया था। 1924 में फ्रांस में खेला गया था, जिसे चामोनिक्स ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अब बारी टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपको पूरे साल परेशान करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक जो था ये आपका 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। इसमें भारतीय टीम की जो पोडियम रैंक आई थी वो 48 आई थी, यानी कि भारतीय टीम जो है या भारत जो था वो 48वें नंबर पर था, जबकि USA जो था वो टॉप पे था।
भारत ने यहां पर 7 मेडल जीते थे और उन 7 मेडल की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में आपका यहां पर, अच्छा मीराबाई चानू कितने किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीराबाई चानू कितने किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, ध्यान रखिएगा 49 केजी में खेला है उन्होंने। 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया। इसके बाद पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोर्गिना को ब्रॉन्ज मेडल और बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। और भारतीय हॉकी टीम ने कई सालों के सूखे के बाद यहां पर हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंडिया का पैरालंपिक में स्थिति बात की जाए तो इंडिया की जो पैरालंपिक स्थिति थी वो पोडियम पर 23वीं थी, यानी कि भारत का जो रैंक रहा पूरे ओवरऑल मेडल रैंक में वो 23वां रहा। यहां पर चाइना ने टॉप किया था। भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते थे और कुल आपके 8 जो है वो सिल्वर मेडल जीते थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यहां पे पूरी जानकारी है, जिसमें से अवनी लेखारा का नाम जरूर याद रखिएगा। अवनी लेखारा विशिष्ट प्लेयर रही जिन्होंने 2 मेडल यहां पर जीते हैं। एक उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देखिए एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और एक गोल्ड मेडल जीता है। जो उन्होंने गोल्ड जीता है वो 10 मीटर राइफल में जीता है और 50 मीटर राइफल में उन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ने भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है, तो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जो पदक जीता है वहां पे पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कहां पर हो रही थी यह पूछा जा सकता है, तो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो थी ये बांग्लादेश में खेली जा रही थी। कहां पे खेली जा रही थी, बांग्लादेश के ढाका के मौलाना भसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत ने विजय हासिल की है। इंडियन हॉकी की बात की जाए तो इंडियन हॉकी ने अभी तक 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 एंड 1980। तो कितने बार गोल्ड मेडल जीता है हमने, 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। और एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप इस बार किसने जीत ली है, दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, अभी हाल ही में सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप हुआ। सुल्तान अजलन शाह मतलब जो पिछला संस्करण हुआ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप इस बार ये किसने जीता था, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जो है ये इस बार किसने जीता था। सर आप तो दिख ही नहीं रहे, लो भाई दिख गया है ना। कंटेंट दिखना इंपॉर्टेंट है, हमारा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर भारत ने कौन सा जीत लिया है, यहां पर भारत ने, भाई साहब आप लोग देखो करंट अफेयर्स भी शेयर नहीं करते हो, कितनी गलत बात है। मजा नहीं आ रहा है क्या, अब मजा इतना ही आ सकता है यार, थोड़ा आने लगेगा, थोड़ा और मेहनत करूंगा मैं, जैसे ही मैं थोड़ा ठीक होता हूं थोड़ा और मेहनत करूंगा। सर मंथली पीडीएफ प्रिंटेड कर दो, ठीक है ठीक है। चलिए, डिप्लोमेटिक बायकॉट है या देखो प्लेयर का जाने का चांसेस है, वो डिपेंड करेगा। अगर डिप्लोमेटिक बायकॉट हुआ है कि वो यूएस यूके वाले वहां नहीं जाना चाहते हैं तो ये हो सकता है, मुझे भी पॉसिबल कि प्लेयर वहां पे जा पाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो लाइंस पढ़ने को मुझे मिली है वो बायकॉट है। अब देखने को बाद ही मिलेगा कि कौन कौन प्लेयर वहां पे जा रहे हैं। धन्यवाद क्रैक इंग्लिश। ओलंपिक कितने टाइप का होता है, 2 ही होता है ओलंपिक, है ना। विंटर ओलंपिक मिला लो तो 3 होता है ना, 2 ही ओलंपिक होता है, मतलब कि एक पैरालंपिक और एक ओलंपिक। लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। स्क्वैश टूर्नामेंट आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वैश में क्या होता है, दीवार पे ही बॉल मारनी होती है। तो इसमें जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है, अनाहत सिंह। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो अगर आप देखना चाहें तो अनाहत सिंह ये है। मैंने पूछा था सुल्तान अजलन शाह हॉकी किसने जीता है इस बार, कुछ लोग अर्जेंटीना बता रहे हैं, हाँ कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं, बताते रहिए। सुल्तान अर्जेंटीना ना 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 ना, ठीक है। ग्रुप नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन करो भाई, शेयर करने के लिए कुछ तो करो, खूब सारे ग्रुप ज्वाइन करो। आप एक एक करके बच्चा जोड़ोगे तो फिर और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो भारत की अनाहत सिंह ने 22 दिसंबर 2021 को फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में मिस की जायदा मारोई को हराया है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, बस बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह योजना कब शुरू की गई थी, देखते हैं कितने लोगों को याद है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना जब लॉन्च की गई थी
तो इससे पहले भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक योजना थी, यानी कि वित्तीय समावेशन की योजना थी, जो लोगों का बहुत कम में खाता खोल देती थी, बहुत कम में लोगों का जो था वो खाता खोल देती थी। आपको यह बताना है कि उस योजना का नाम क्या था। प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले कौन सी योजना चल रही थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले, और उसी को भाजपा सरकार ने क्या किया था? रिप्लेस किया था। उसी को भाजपा सरकार ने क्या किया था? रिप्लेस किया था। ठीक है ना, उसी को भाजपा सरकार ने क्या किया था? रिप्लेस किया था। आपको पता ना उसका नाम क्या है? तो फिलहाल ये है 28 अगस्त 2014। एक सेकेंड, एक टेक्निकल एरर आ रहा है, रुको रुको एक सेकेंड रुको, मैं दिखाई दे रहा हूं, एक सेकेंड रुको ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यार राइट आंसर इज 28 अगस्त 2014 करेक्ट है। इससे पहले जो योजना चल रही थी उसका नाम था स्वाभिमान स्कीम। उसका नाम क्या था? स्वाभिमान स्कीम। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, स्वाभिमान स्कीम इससे पहले चल रही थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि भाई अब तक कितने खाते खुल गए हैं, तो 44 करोड़ खाते खुल चुके हैं। इसमें पैसा कितना पड़ा हुआ है? 1,47,812 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, मतलब कि किसी भी देश ने आज तक इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के खाते नहीं खोले थे। प्रधानमंत्री जनधन खाता का एक मोटो था, एक वाक्य है, प्रधानमंत्री जनधन खाते का एक मोटो है। फिर हम लोग लोगों पे बात करेंगे, लोगों से जुड़े हुए भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं जब से ये योजना आई है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन खाते का जो लोगो था, वो मोटो था, वो क्या था? बताइए, मोटो क्या था? आज मैं काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि यार तुम्हारा करंट अफेयर्स कितना बढ़िया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसका जो नाम था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है मेरे साथ। सर 15 लाख मिलना था ना। चलो, तो इसीलिए तो लोगों ने खाते खुलवा लिए कि भाई पैसा आएगा पैसा आएगा। गरीबों में तो यही कहा गया था। एक चीज याद रखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि एक लोगो का जो कलर है वो कैसा था। तो लोगो में ब्लू कलर का प्रयोग किया गया था, केसरिया कलर का प्रयोग किया गया था और ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया था। बीच में रुपए का एम्बेलम बनाया गया था, यानी रुपए का साइन बनाया गया था। ठीक है, मैं कमेंट आपके नहीं देख पा रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाइएगा। बीच बीच में दिखता है, बीच बीच में नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरा खाता भाग्य विधाता, ये याद रखिएगा, ये इस स्कीम का था और इसको 15 अगस्त 2014 में अनाउंस किया गया था, जबकि 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। पंकज अडवाणी ने अपना कौन सा राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? नेशनल बिलियर्ड्स खिताब जीता है, तो अपना उन्होंने 11वां खिताब जीत लिया है। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही टेबल पर खेले जाते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, खेलने के नियम में थोड़ा सा फर्क होता है। यार मैं क्या क्या पढ़ा गया? यार पूरी न्यूज मुझे फिर से बतानी पड़ेगी, मैं तो अपने ही धुन में मस्त था। मैंने कहा था मेरे पास टेक्निकल एरर आ रहा है कुछ। शिट यार, पूरा न्यूज मैंने पढ़ा दिया। पंकज अडवाणी ने अपना राष्ट्रीय बिलियर्ड्स में 11वां खिताब जीता है। और बिलियर्ड्स और स्नूकर दो तरह के गेम होते हैं, दोनों टेबल पर ही खेले जाते हैं। वे भारत के सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो हैं। अगली न्यूज ये थी कि यूनिकॉर्न की मेजबानी करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये न्यूज हुई थी हमारी कवर, यहीं से पढ़ाएं। तो यूनिकॉर्न की उसमें तो बस ये था कि 11वें नंबर पर आपके 11 खिताब जो हैं वो पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स की चैंपियनशिप जीत ली है। इस बार राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज अडवाणी ने। ज्यादा ज्यादा ये पूछा जा सकता है किसको हराया था, तो ध्रुव सीतवाला को हराया था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि यूनिकॉर्न की मेजबानी करने पर, यानी कि यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी को बोला जाता है जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाए। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने के मामले में अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी नए उद्यम हैं उनमें भारत का स्थान तीसरा है। उसने यूके को पीछे पछाड़ दिया है। टॉप पर यूएसए चल रहा है, लगभग 275 यूनिकॉर्न उनके पास है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना चल रहा है,
जिसमें अगर देखा जाए तो 254 जो है वो अमेरिका के पास है और 75 जो है चाइना के पास है। तीसरे नंबर पर हम लोग चल रहे हैं जहां पे 33 यूनिकॉर्न है हमारे पास। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी कंपनियां जिनका जो मार्केट कैपिटल है वो $1 बिलियन से अधिक होता है। इसमें भारत में जो सबसे टॉप पर चल रहा है वो बायजूस है, जो कि एक एडुटेक कंपनी है। फिर उसके बाद इनमोबी चल रहा है, जो भी एक एडवर्टीजमेंट टेक कंपनी है, और एक ओयो है, फिर रेजर पे। ये पूरा 1 से लेकर 10 तक इसका रैंकिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न है? 33 है, इसको याद रखिएगा, है ना। 254 जो है वो उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित बैचलर डैड नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो बैचलर डैड नाम की जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है तुषार कपूर ने, है ना। तुषार कपूर ने ये पुस्तक लिखी है। तुषार कपूर जो है वो एक बैचलर डैड है, मतलब कि शादी वादी नहीं की है शायद उन्होंने। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लिखी है। अभिनेता 2016 में सरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता बने थे। उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के लिए अपने सफर को साझा किया है। अभिनेता ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड अपनी यात्रा साझा की है। ये किताब किसकी है? ये किताब है आपकी तुषार कपूर की। इसके अलावा स्मृति ईरानी की अभी हाल ही में एक किताब आई थी, लाल सलाम, ये याद रखिए। सुधा मूर्ति की किताब आई थी द सेज विद टू हॉर्न, द सेज विद टू हॉर्न्स। करीना कपूर खान की आई थी प्रेगनेंसी बाइबल। प्रेगनेंसी बाइबल जो है ये करीना कपूर खान की किताब थी। बाकी बहुत सारी किताबें अभी चर्चा में रही हैं, लेकिन कल ही मैंने उसको डिस्कस किया परसों, तो मैं नहीं सोचता कि उसको बार बार डिस्कस किया जाए, कल कर लेंगे। पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला शिक्षक विश्वविद्यालय यानी कि अब आप जो हैं कई तरीके के जो कोर्सेज आपने सुने होंगे, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड, ये सारे पाठ्यक्रम को मिला करके एक शिक्षक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यानी कि एक प्रॉपर डिग्री ऐसी दी जाएगी जिससे आप किस तरीके से लोगों को पढ़ाएं या किस तरीके से आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये होने वाला है। 20 दिसंबर 2021 को दिल्ली कैबिनेट ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश होगी, यानी कि 4 वर्षीय आप यहां पर जाकर के एजुकेशन के ऊपर काम कर पाएंगे। तो फिलहाल ये कहां पर होने वाला है? दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारी किताबें हैं, फ्रैक्चर्ड हिमालय, पंडितरी, शशि थरूर, बहुत सारी हैं। और अब बारी है आज के वन लाइनर की। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाते हैं। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? दिव्या हेगड़े ने जीता है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना का आंकड़ा 44 करोड़ को पार कर गया है। ये योजना कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। बनारस डेयरी काशी संकुल की आधारशिला कहां पर रखी है? वाराणसी में। पंकज अडवाणी ने 11वां बिलवर्ड्स खिताब जीता है। और तमिलनाडु सरकार ने किस शहर के लिए एक नए शहरी विकास प्राधिकरण की गठन किया है? मदुरई के लिए उन्होंने एक नया शहरी विकास प्राधिकरण गठन कर दिया है। यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत तीसरे नंबर पर है। और हाल ही में प्रकाशित बैचलर डैड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तुषार कपूर द्वारा। पहला शिक्षक विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। जी चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।